हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में हम आज स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। इससे पहली क्लास में आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, साथ में आपने संज्ञा के भेद पढ़ लिए हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। इससे पहली क्लास में आपने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब क्या होता है, संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम क्या है? हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा राम पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे, या फिर आप जो है आपको निबंध लिखने को आता है अपनी मेरी माता पर या मेरी माँ पर, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ नहीं करेंगे बार बार। आप क्या लिखेंगे? मेरी माता जी का नाम ये है, मेरी माता जी। अब क्या कहेंगे कि वह सुबह 4 बजे उठती हैं, वह हमारे लिए नाश्ता बनाती हैं, ठीक है। उनका, इस प्रकार से आप अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा राम पढ़ रहा है, और साथ में फिर हमें कहूंगी राम के पिता का नाम, या राम के पिताजी वकील हैं। फिर आपने कहा राम की माता जी शिक्षिका हैं। तो इस प्रकार से मैं और शब्द भी यहाँ राम के बारे में लिखूं। ये आपका संज्ञा है। राम शब्द आपका क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये आपकी संज्ञा है। किसी व्यक्ति के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। यहाँ राम आपका क्या है? संज्ञा है। अब इन राम के जगह पर बार बार आप राम लिखेंगे तो आपके वाक्य जो है, भाषा में आपकी सुंदरता नहीं आएगी। भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम बार बार राम को रिपीट ना करके, क्योंकि यही शब्द राम 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 आप बार बार लिखेंगे तो आपकी भाषा में जो है सुंदरता नहीं आएगी। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए फिर हम राम की जगह पर, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, ये रुचि देखने में भी आपको रुचिकर लगे, इसके लिए हम राम के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर कहा कि राम पढ़ रहा है, राम के पिताजी वकील हैं। राम के पिताजी वकील हैं। अब हम राम का प्रयोग ना करके यहाँ राम के स्थान पर क्या लिखेंगे? उसके पिताजी, उसके, राम के जगह पर उसके। फिर माताजी की जगह पर हम क्या? राम की माताजी या उसकी, राम की माता या उसकी शब्द का यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने राम, क्योंकि संज्ञा शब्द था, इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमने उसका, उसकी, उसके और उसकी दो शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्दों को लिखते हैं, ताकि हमारा जो वाक्य है वो सुंदर दिखे, पढ़ने में आपको रुचिकर लगे। आप जब पढ़ें तो आपको अलग अलग शब्द दिखे, तो आपका जो है पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो इसलिए भाषा में सुंदरता लाने के लिए शब्दों को, जहाँ संज्ञा है, बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बार बार, अब देखिए इसी पर राम पर आपको अगर यहाँ पर 10 शब्द लिखने हो, राम जैसे आपका प्रिय मित्र है, राम की जगह आपका रमेश हो सकता है। प्रिय मित्र पर निबंध लिखने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय मित्र, या फिर नाम लिख देंगे। नाम कोई सा भी हो सकता है, राम की जगह श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रोहन हो सकता है। तो आप उसका पहले नाम लिखेंगे कि मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, राम के पिताजी वकील हैं, राम की माताजी शिक्षिका हैं, ठीक है, शिक्षिका लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको ठीक कर लें। तो राम की माताजी शिक्षिका हैं, राम
सुबह 4 बजे उठता है, राम स्कूल जाता है, राम के घर में 2 गाय हैं, राम के घर में 1 कुत्ता है, राम के घर में 2 बिल्ली है। तो इस प्रकार से आप राम पर जो है बार बार राम राम लिखेंगे तो आपका जो निबंध है वो दिखने में, पढ़ने में अरुचिकर लगेगा और आपको भी जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा, भाषा में सुंदरता नहीं आएगी। लेकिन जब आप राम की जगह पर अन्य शब्दों को प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका जो निबंध है वो दिखने में भी सुंदर, पढ़ने में भी सुंदर लगता है, आपकी रुचि भी बनी रहती है। तो अलग अलग शब्दों को भी आप सीखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और इसका मकसद यही है ताकि हमारी भाषा में सुंदरता बनी रहे, हमारी भाषा में रुचि बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चलिएगा, लिखिएगा कि सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब आप समझे कि हमने क्या किया, राम लिखा, लेकिन राम की जगह पर अब हमें जो है बार बार राम राम कहना अच्छा नहीं लग रहा है, हम बार बार राम पर ही वाक्य बनाए जा रहे हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई और नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो राम तो आपका एक ही होगा, लेकिन जब आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो आपको अलग अलग शब्द दिखेंगे अलग अलग वाक्य के लिए। जैसे माता जी के लिए हमने उसकी प्रयोग कर दिया, पिताजी के लिए हमने उसके प्रयोग कर दिया। ठीक है, या फिर हम राम के लिए कहेंगे कि उसे जो है मीठा खाना अच्छा लगता है, तो राम की जगह हमने क्या किया, उसे लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो जैसे यहाँ पर मुकेश अच्छा लड़का है, ये आपका संज्ञा था। अब हमने मुकेश की जगह पर क्या लिख दिया, वह लिख दिया जो कि आपका सर्वनाम है। तो अब हम ये वह शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, मुकेश के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये संज्ञा था, उसी संज्ञा की जगह आप सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आप ये भी लिख सकते थे कि मुकेश 8वीं में पढ़ता है, लेकिन ये लिखना जो है बार बार मुकेश मुकेश अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पर वह का प्रयोग किया है। अब सर्वनाम के अलग अलग भेद हैं, कौन कौन से सर्वनाम हैं, किस किस व्यक्ति को आप किस किस नाम से पुकार सकते हैं, किस किस सर्वनाम का आप प्रयोग करते हैं, और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। चलिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जल्दी से आप लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद। चलिएगा, कौन कौन से भेद हैं लिखेंगे। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 अन्य भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अन्य भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। चलिएगा, लिखें निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जल्दी से इन भेदों को लिखें। चलिए, पहली हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हेडिंग डालिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है,
श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बोलने वाला खुद के लिए एक वचन में कहेगा मैं, वो श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए तू, और जब हम किसी अन्य की बात करेंगे तो वहां पर वो प्रयोग करेगा वह। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, उनको हम नीचे पढ़ेंगे। तो अब इसके भी हमने आपको क्या बताए थे, 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक में जब हम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 भेद हैं। प्रथम भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? संवाद के समय वक्ता अर्थात बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। संवाद अर्थात बोलते समय जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने वाला अपने लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, अब उत्तम पुरुष में भी बोलने वाला या तो खुद के लिए एक वचन में बात करेगा जब वो अकेला होगा, या फिर वो समूह में हो, बहुवचन में हो, तो वहां पर भी वो अपने को अपनी बात करेगा। तो जब वो एक वचन में होता है तब हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या क्या शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, मेरा। अब उदाहरण के लिए, जैसे मैं अकेली हूँ, मैं अकेली बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मैंने। इन शब्दों का प्रयोग वक्ता करता है। वो वक्ता मैं नहीं, आप भी हो सकते हैं, कोई अन्य भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो शब्द यही प्रयोग करेगा अपने लिए। मैं अपने लिए मैं कहूंगी तो बच्चों आप भी अपने लिए मैं ही कहेंगे। या फिर आप सभी बच्चों की जब बात करें तो आप क्या कहेंगे? हम, मैम हमने काम नहीं किया, हमारा छूट गया है, आज हमने नहीं किया है, या मैम हमसे नहीं हो रहा है। इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे जब आप बहुवचन में बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की हम बात करें तो एक बच्चा क्या कहेगा? मैम मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे कर लूंगा, मेरा काम पूरा हो गया है, मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया हूँ, या मेरे पिताजी आज घर पर नहीं हैं, मुझे आज कहीं जाना है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैंने ये किया था लेकिन गलत हो गया। तो इस प्रकार के शब्दों का ही आप प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष एक वचन में। ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन की बात हो रही है। यदि जैसे आपने कहा आप एक वचन में ना हो करके बहुवचन में हो तो तब आप किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? अब सभी बच्चे क्लास 6 के मुझसे कह रहे हैं कि मैम हम लिख रहे हैं, ठीक है, मैम हमारा अभी नहीं हुआ है, ठीक है, मैम हमारी कापियां अभी चेक नहीं हुई हैं, ठीक है, क्या आपने कहा मैम हमारे गांव में आज छुट्टी है, हमें ये दोबारा बता दीजिए, या मैम हमसे नहीं होगा, हमने ये काम नहीं किया है। इस प्रकार के शब्दों का ही आप प्रयोग करेंगे जब आप बहुवचन में कहेंगे। अब आप हमसे मतलब ये है कि वो उत्तम वहां बोलने वाला भी है और साथ में अन्य लोग भी हैं, सबके लिए कहा जाता है। उत्तम इसे क्यों कहा है इन शब्दों को? क्योंकि यहाँ पर वक्ता भी है, और वो जो वक्ता है हो सकता है वो एक बोलने वाला हो लेकिन वो सबके लिए कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर वक्ता बोलने वाला एक है, ठीक है, लेकिन वो सबके लिए कह रहा है, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
संवाद के समय जिस शब्द या जिन शब्दों का प्रयोग, यानी कोई संवाद चल रहा है, बातें हो रही हैं, और उस समय जिन शब्दों का प्रयोग जो श्रोता है यानी जो सुनने वाला है के लिए किया जाता है, उन्हें आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन में, यहाँ पर भी श्रोता एक वचन में हो सकता है या बहुवचन में हो सकता है। अब मैं किसी बच्चे को कहूंगी तू, ऐसे तो तू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो। लेकिन फिर भी हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं, तो हम जो है इस तरह के शब्दों को सीखना अति आवश्यक है। देखिए, आपने अपने छोटे भाई को कहा तू मेरे साथ स्कूल नहीं आएगा, कहते हैं ना इस तरह से बातें। तेरा नाम क्या है, ठीक है, तेरी माताजी कहाँ है, तेरे पास क्या है, तुझे मैं ये दे दूंगा, तूने ये कर दिया, तुमने मुझसे ये नहीं मांगा, तुमको मैं ये कर दूंगा। इस तरह की बातें आप करते हैं जब किसी सुनने वाले के लिए आप किसी से कहेंगे तो तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, जो भी शब्द जहां पर भी जो है सही बैठता है, इन शब्दों को आप प्रयोग करेंगे। लेकिन वो एक वचन में ना हो, अगर आप किसी एक के लिए ना कहें, किसी अन्य के लिए बात कर हो रही है, सुनने वाले बहुत सारे हों, तो तब क्या कहेंगे? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए। हमेशा इस तरह से बात कीजिए कि जो आपसे छोटे हैं उनसे भी आप आपसे बात कीजिए, बड़ों से तो करना ही है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपसे, ठीक है। ये मध्यम पुरुष में आप करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आदर लगाकर आप बात करते हैं, और आप जानते हैं सभी बच्चों के साथ आप करके ही बात करना चाहिए। आप अपनी क्लास में किसी बच्चे को आपसे बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। चलिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? संवाद के समय, अर्थात वार्तालाप कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। दूसरे शब्द में जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबंध हो, प्रतीत हो, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एक वचन में यदि निकट आपके पास कोई व्यक्ति या वस्तु है तो आप यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे, तो वक्ता और श्रोता से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ कोई अन्य पुरुष है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हम क्लास 7 के किसी बच्चे के बारे में बात कहेंगे तो कहेंगे अरे उसकी कॉपी देखी आपने, बहुत अच्छी थी। लेकिन कोई और बात है, आपकी क्लास में रमेश है या फिर श्याम है, श्याम और मेरी बात हो रही है, तो मैं श्याम से कुछ प्रश्न कर रही हूँ कि भाई अपनी क्लास के रहीम को आप ये कहो कि भाई ऐसा काम करे, या उसे कहो जो आपके बगल में है उसे कहो। तो यहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही है, ये निकट की वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा। अगर एक वचन में आपका वो ही व्यक्ति या वस्तु दूर है तो आप कहेंगे वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे और उसने। इन शब्दों का आप प्रयोग करें। एक वचन में भी निकट हो सकती है वस्तु या व्यक्ति, या फिर दूर हो सकता है, इसके लिए भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। देखिए, जनरली आप इनको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपको सभी चीजें पता है, ठीक है। अब जैसे बहुवचन में आप निकट की जो अन्य पुरुष है उनके लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे? ये, इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इनसे या इन्होंने। या दूर की कोई व्यक्ति है उसके अन्य पुरुष में वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उनसे और उन्होंने। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अन्य शब्द, यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को अन्य पुरुष में भी
आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, आपके सामने जैसे कोई आपके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं या आपके मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं या कोई आपसे बड़े हैं, आपके टीचर ही बैठे हुए हैं, आप उनके लिए नहीं कहेंगे इनके या उनकी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। उनके लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप अपने शिक्षक के लिए, आप अपने टीचर के लिए कभी भी उनका उनकी नहीं करेंगे, आप कहेंगे आपकी। अन्य पुरुष में भी आपका आपकी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। उस समय भी आप इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके अन्य पुरुष में भी प्रयोग होने वाले शब्द है। चलिए, तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जब वक्ता या बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। श्रोता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुष में, और अन्य जिन शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता या श्रोता के अलावा जो है किसी अन्य के लिए जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा आपका भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, चलिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे। यहाँ पर संकेत जो है, इस ध्यान पर जरा इस शब्द पर फोकस कीजिएगा। संकेत करे वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या बात का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक या निश्चित रूप से संकेत करे उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है। तो निश्चयवाचक कहें आप चाहे संकेतवाचक कहें, एक ही बात है। चाहे आप निश्चयवाचक कहें, संकेतवाचक कहें, एक ही बात है। जैसे यह पतंग है, तो ये एक निश्चित वस्तु है। वह रो रहा है, तो वो रो रहा है, वो भी निश्चय व्यक्ति है कि भाई वो रो रहा है। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। साथ में ये बिल्ली है, या ये नहीं होगा, यह बिल्ली है, ये तो बहुत सारों के लिए आ जाएगी, ये बिल्ली है। ठीक है, तो यह शब्द जो है निश्चय या संकेत कर रही है बिल्ली की तरफ। वे घूमने गए हैं, वे घूमने गए हैं, तो यहाँ पर भी आपका वे शब्द क्या, ये निश्चय या संकेतवाचक है। ठीक है ना, निश्चय या फिर संकेतवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप समझ गए पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। पहला भेद पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी बात का जो है आप निश्चय रूप से आप बता सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें भी आपका जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 प्रकार हैं, जिसमें आपका निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम आता है और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अब निकटवाचक क्या होता है, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराते हैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है वो भी 2 प्रकार के निश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद, निकटवर्ती
निकटवर्ती निश्चयवाचक लिख ले नीचे, और दूरवर्ती। निकटवर्ती आप किसी निकट की वस्तु की तरफ संकेत कर रहे होंगे, और निकटवर्ती किसी निश्चित व्यक्ति या निकट के व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करेगा, और दूरवर्ती वर्ती है ये, ठीक है, ये किसी दूर की व्यक्ति। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यह वह, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, यह, ये, इनका, है ना, और इसके लिए वह, वे, है ना, और उनका, उनके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने सर्वनाम पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है, साथ में सर्वनाम के भेद आपको बताए। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के भेदों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।